वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन किसे कहते हैं? पर्यावरणीय संसाधनों के विदोहन एवं उपयोग से संबंधित मानव क्रियाकलापों के प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को पर्यावरणीय अधिप्रभाव तथा इन प्रभावों के आकलन एवं मूल्यांकन को सम्मिलित रूप से पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर हमें किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे डैम बनाना है तो डैम बनाने के लिए एक सर्टेन पैरामीटर को देखना होगा, यानी उसके आसपास के क्षेत्र जो लोग रह रहे हैं उन्हें देखना होगा, कितने लोग प्रभावित होंगे, उस क्षेत्र पे भूकंप के क्या चांसेस हैं, इत्यादि कई बातों पर ध्यान देना होगा। तो ये इनके उसके प्रभाव हैं जो कि सामाजिक हो सकता है, पर्यावरणीय भी हो सकता है या आर्थिक प्रभाव हो सकता है। तो अगर कोई डैम बनाना है तो उस क्षेत्र पर क्या सामाजिक, पर्यावरणीय या आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है, ये काम EIA का है, यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट टेक्स प्लेस बिफोर एस्टैब्लिशमेंट और बिफोर द थिंग इज स्टार्टेड। भारत में इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत 1978 से 79 में हुई थी, जबकि विश्व के अन्य जगहों पर यह 1960 के दशक में ही शुरू हो गई थी। पहला देश जिसने इसे एडॉप्ट किया वो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। पर्यावरण अधिप्रभाव के आकलन का कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट यानी NEPA के सन 1969 में पारित होने के साथ ही प्रारंभ हुआ। इसके कुछ उद्देश्य थे, जिसमें से प्रमुख है मनुष्य और पर्यावरण के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा करना, पर्यावरण एवं जीवमंडल की क्षति को रोकने या पूर्णतया समाप्त करने के लिए प्रयास करना तथा मनुष्य के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए कार्य करना, राष्ट्र के लिए उपयोगी प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिकीय तंत्रों की समझ को बढ़ाना, पर्यावरण गुणवत्ता परिषद काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी की स्थापना करना। अब हम आते हैं भारत में, इसकी बात करते हैं। तो उसके बाद भारत में यह 1978 से 79 में रिवर वैली प्रोजेक्ट के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद भारत में 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत EIA यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को मैंडेटरी कर दिया गया 1986 में। 1994 में कुछ EIA में अमेंडमेंट किए गए। फिर 2006 में EIA के कॉन्सेप्ट में फिर से कुछ बदलाव किया गया और से मैंडेटरी किया गया माइनिंग, थर्मल, रिवर वैलीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ इंडस्ट्रीज के लिए जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड थे। किसी भी क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन के अंतर्गत कई तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। फर्स्ट है, जिस क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना को प्रारंभ करना है उस क्षेत्र की वर्तमान पर्यावरणीय दशाओं जैसे भौतिक, जीवीय, सामाजिक या आर्थिक के परियोजना के कार्यान्वयन से पहले विस्तृत विवरण का प्रस्तुतिकरण। दूसरा है, यदि प्रस्तावित परियोजना का कार्यान्वयन होता है तो उसके द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के वितरण का
प्रस्तुतिकरण। थर्ड इज परियोजना के कार्यरत होने वाले, उत्पन्न होने वाले अपरिहार्य प्रतिकूल प्रभावों के विवरण का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट, प्रस्तावित परियोजना के स्थान पर वैकल्पिक परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है पर्यावरणीय संसाधनों के स्थानीय स्तर पर लघुकालिक उपयोग तथा दीर्घकालिक संदर्भ में पर्यावरण की उत्पादकता एवं स्थिरता के अनुरक्षण से संबंधित विवरण पर प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है प्रस्तावित परियोजना के लागत खर्च एवं उसके कार्यान्वयन से समाज को मिलने वाले लाभ का मूल्यांकन। नेक्स्ट इज परियोजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावों के सुधार से संबंधित कारगर उपायों के विवरण का प्रस्तुतिकरण। Now, what are the stages involved in EIA? सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है। 4-5 जगह देखकर सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखा जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र में यह एप्लीकेबल है, और यह देखा जाता है कि यह प्रोजेक्ट माइनिंग से रिलेटेड है या रिवर वैली से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड। उसके बाद असेसमेंट और इवैल्यूएशन किया जाता है। असेसमेंट और इवैल्यूएशन के 3 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट है मैट्रिक्स बेस्ड मेथड, दूसरा है चेकलिस्ट मेथड, तीसरा है नेटवर्क एनालिसिस मेथड। So these are the 3 methods which commonly evaluate the various stages of EIA. उसके बाद EIA का रिपोर्ट दिया जाता है, यानी इसमें नॉन टेक्निकल समरी बना कर जनरल पब्लिक को दिया जाता है और उनसे फीडबैक और सजेशंस लिए जाते हैं। देन EIS का रिव्यू लिया जाता है। उसके बाद यह डिसीजन लिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देना है या नहीं देना है। उसके बाद उसे मॉनिटर, कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट कर दिया जाता है, और फाइनली रेगुलर बेसिस पे एनवायरमेंटल ऑडिट की जाती है कि उसका एनवायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। Now, which projects fall under EIA? कौन सा प्रोजेक्ट धरातलीय स्वरूप पर प्रभाव डाल रहा है, जैसे डैम का निर्माण, नदी घाटी परियोजना, जो कि धरातलीय स्वरूप पर डायरेक्टली प्रभाव डालता है, या वैसे प्रोजेक्ट जो जंगल पर आधारित है या जंगल को काटा जा रहा है या खनन पर आधारित है, या कोई इंडस्ट्रीज जो इससे प्रभावित तो नहीं हो रहा है, या कोई ऐसे खतरनाक पदार्थ का उपयोग तो नहीं किया जा रहा है उस प्रोजेक्ट में, या वैसे साइट्स जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में स्थित हैं, जैसे रामसर वेटलैंड एरियाज, मैंग्रोव एरियाज, हिली एरियाज, या रिलीजियस इंपॉर्टेंट प्लेस तो नहीं है, या फिर किसी इंडस्ट्रीज के लोकेशन जहाँ कई सारे उद्योग होते हैं जो सभी मिला के उस क्षेत्र को काफी डैमेज करते हैं। उस प्रोजेक्ट के द्वारा एयर क्वालिटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस क्षेत्र के वाटर क्वालिटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके साथ ही साथ वहाँ के वर्कर्स के सेफ्टी पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं, वहाँ माइनिंग एक्टिविटीज हो रहा है या कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रहा है। कच्चे माल के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ कोई हैजर्डस मटेरियल तो नहीं है। उसके बाद जितने भी सीवेज एफ्लुएंट निकल रहे हैं इंडस्ट्री से, उनका भी ध्यान रखना है कि वाटर के क्वालिटी को कितना खराब कर रहे हैं। अब EIA के असेसमेंट के बाद क्या बेनिफिट है?
वहाँ एनवायरमेंटल बेनिफिट एवं इकोनॉमिक बेनिफिट भी हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद वो इकोनॉमिक बर्डन को डिक्रीज कर देगा और प्रोजेक्ट के कॉस्ट और टाइम को डिक्रीज करता है। अब जानते हैं कि EIA कैसे कार्य करता है। इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है, जिसे स्क्रूटनाइज किया जाता है और फिर EIA नोटिफिकेशन के आधार पर उन स्क्रूटनी को एक तरह का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है और उस NOC को स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB को सबमिट करना होता है और ये SPCB एक हियरिंग सुनवाई अरेंज करता है और उसके लिए जो जरूरी कागजात हैं उसकी मांग करता है और उसके एनवायरमेंटल अप्रेजल कमिटी इसका रिव्यू करता है। उसके बाद या तो वो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा, या अगर कोई चेंजेस करना हो तो उसे सजेशन दिया जाता है। एक नॉर्मल EIA के प्रोसेस को कंप्लीट होने में 30 डेज लग जाता है। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स और माइनिंग के केस में 2 स्टेज क्लियरेंस रिक्वायरमेंट होता है। साइट क्लियरेंस स्पेसिफिकली इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जैसे वेटलैंड एरिया, मैंग्रोव एरिया के लिए होता है। तब उसके लिए टाइमलाइन 90 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी नॉर्मल केस में जो 30 डेज में प्रोसीड्यूर कंप्लीट होता है, वहीं इस केस में 90 दिन लग जाते हैं। नाउ देयर आर 2 बेसिक पैटर्न, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स एंड पॉल्यूटर स्प्रे प्रिंसिपल। अब ये स्ट्रैटेजिक EIA क्या है? हम लोग एनवायरमेंट असेसमेंट के बारे में बात कर चुके हैं, उससे भी वाइडर टर्म है ये स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड है, ज़्यादा व्यवस्थित और क्रमबद्ध है और ज़्यादा व्यापक है और ये सारे सेक्टर को कवर करता है। Thanks for watching. Till then, have a good day.